अग्रज और अभिभावक अनिल पतन का सबसे पहले अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान हो श्याम कुमार सहनी जी का, युवा कला एवं संस्कृति पदाधिकारी। अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान हो, रश्मि जी से अनुरोध है कि आप अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मानित करें सगुफ्ता जी को। अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान हो फयाजुल हक का। अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान हो प्रमोद मिश्रा जी का। और अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान हो गणेश गौरव जी का। तो ये हमारा सम्मान, और सम्मान के उपरांत अपने तमाम अतिथियों से विनम्रता पूर्वक आग्रह और अनुरोध करेंगे कि आप आए और दीप को प्रज्वलित कर आज के इस आयोजन का विधिवत उद्घाटन करें और हम सबों को आज के इस नाट्य प्रस्तुति को आगे लेकर बढ़ने के लिए आदेशित करें। जैसा कि आपको पता है, साथ साझा करना चाहते हैं। गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदः। एक जोरदार ताली से आप आज के इस आयोजन के उद्घाटन सत्र का स्वागत करें। चलिए लेना होगा। हम अपने तमाम अतिथियों से आग्रह करेंगे कि आप अपना अपना ठीक है। तो हम लोग नाटक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप सबकी शुभकामनाएं और शुभाशीष, आपके आशीर्वचन काफ़ी महत्व रखते हैं। खासतौर पे एक ऐसी संस्था जो अभी अपने शैशवावस्था में है और लगातार अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है। तो हम इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं गणेश गौरवदा को। दादा आप आएँ, अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। गणेश गौरव। सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित जितने भी दर्शक देवता आए हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और अपेरा आर्ट सोसाइटी एवं हरिकिशोर को इस नई प्रस्तुति के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब सीधे हम जाएंगे प्रमोद मिश्रा जी के पास। सर आप आएँ, अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। प्रमोद मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशोर ठाकुर जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस प्रोग्राम, ये नाट्य कला के लिए। और सनशाइन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के तरफ से सदा हमारा सहयोग रहेगा और ओपेरा आर्ट सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हुए अतिथियों को, दर्शकों को और इस रंगमंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सीधे आमंत्रित करेंगे फयाजुल हक को कि दादा आप आएँ, आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। अपनी शुभकामना और आशीर्वचन के साथ फयाजुल हक। शुक्रिया। सम्मानित मंच,
एवं प्रेक्षागृह में आए हुए तमाम सुधी दर्शकगण, माताएं एवं बहनों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं नाटक देखने के लिए। ओपेरा आर्ट सोसाइटी की ओर से आज का जो नाटक है, गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित एवं हरि किशोर ठाकुर द्वारा निर्देशित नाटक रंग मंडप हम लोगों को ये बात हमेशा शुरू से खलती आ रही है कि जब भी हम लोग कड़ी मुकस्सत के बाद जब हम लोग नाटक की प्रस्तुति करने आते हैं तो ये शिकायतें रह जाती हैं कि दर्शकों की कमी हमें बहुत हमें मजबूर कर देती है ये बोलने के लिए कि हम कलाकारों को ये समाज कला के बगैर रह भी नहीं सकती और कलाकारों को उचित सम्मान भी नहीं दे पाती है। हम प्रचार भी करते हैं रिक्शा के माध्यम से, कलाकार महीनों तक पूर्वाभ्यास कर नाटक को सजाने संवारने का काम करता है। खैर, हम आप लोगों के बीच ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हरि किशोर ठाकुर जी को अपने संस्था की ओर से, अपनी ओर से और इस ओपेरा आर्ट सोसाइटी के तमाम कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और सीधे हम आग्रह करेंगे अब अपने अतिथि सगुप्ता जी से कि आप आएँ, अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। आदरणीय सगुप्ता ताजोड़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिनकर कला भवन के इस मंचासीन तमाम अतिथिगण जो यहाँ आज मंचासीन हैं और जो दर्शक दीघा में हमारे दर्शक हैं, हम सब अभी जिस नाट्य प्रस्तुति को देखने जा रहे हैं नागमंडल, इस नवीनतम प्रस्तुति के लिए इसके निर्देशक, कलाकार और ओपेरा आर्ट सोसाइटी बेगूसराय के तमाम कलाकारों को मेरे ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि बेगूसराय जो कि कला, संस्कृति, साहित्य की धरती है, यहाँ आपने ये जो ओपेरा आर्ट सोसाइटी की स्थापना की है, ये अपने भविष्य में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखे, बेगूसराय से बाहर भी देश और विदेश में अपनी प्रस्तुति से अपनी पहचान बनाए और हम बेगूसराय वासी आपके इस प्रस्तुति से गौरवान्वित हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सगुप्ता जी। और आइए शुभकामना और आशीर्वचन के चंद शब्दों के साथ आमंत्रित करते हैं हम बेगूसराय जिले के जाने माने रंग निर्देशक और आशीर्वाद रंग मंडल के सचिव डॉक्टर अमित रोशन को। दादा आप आएँ, अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। ओपेरा आर्ट सोसाइटी की नवीनतम प्रस्तुति नागमंडल के प्रदर्शन से पूर्व उद्घाटन अवसर पर सम्मानित मंच एवं उपस्थित रंग दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से पास आउट युवा रंगकर्मी हरि किशोर ठाकुर के निर्देशन में यह नाटक आपके बीच प्रदर्शित होगा। तो सबसे पहले ओपेरा आर्ट सोसाइटी के नागमंडल में जो भी टीम है, कलाकार हैं, हम उनको आशीर्वाद रंगमंडल बेगूसराय की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आप इसी तरह लगातार दिनकर भवन में अपना प्रदर्शन करें और आपके साथ साथ बेगूसराय की जो भी रंग संस्थाएं हैं,
हम दर्शकों की संख्या पर नहीं जाएंगे। हम कलाकारों को जितनी मेहनत करनी थी हमने कर लिया। आप अगर 100 की संख्या में हैं, 50 की संख्या में आप हमारे नाटक को देख रहे हैं, तो यही आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। हम लगातार आपके बीच नाटक लेके आएं, ये प्रयास जरूर रहेगा हम सब बेगूसराय के कलाकारों की ओर से, ताकि आने वाले दिनों में आपकी इच्छा खुद ब खुद हो कि मैं दिनकर भवन जाऊं। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः ओपेरा आर्ट सोसाइटी के सभी कलाकारों को और निर्देशक को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आइए अब आशीर्वचन और शुभकामनाओं के चंद शब्दों के साथ आमंत्रित करते हैं हम अपने अग्रज और अभिभावक अनिल पतंग को कि आप आए सर और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। आदरणीय मंच, मुझे आज से कई दशक पहले की बात याद आती है, जब से इसी मंच से जब ये कुर्सियाँ कुछ ज़्यादा थी, 600 से अधिक कुर्सियाँ थी उस समय, अब तो घट के 400 कुछ हो गई है। तो उस समय जब हम लोग नाटक करते थे और दिन में 100 रात में 100, गेट पर टिकट लगाते थे मात्र 5 रुपये का, और टिकट कटा के लोग आते थे और हाउस फुल का बोर्ड लटकाते थे। पूरे 7 दिन तक 9 दिन तक एक ही नाटक, और लगातार अंतिम दिन भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि तीसरा शो भी करना पड़ता था। दर्शकों की वह भी संख्या है, इसमें से कुछ लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे। लेकिन आज क्या हो गया, हमारे दर्शकों को क्या हो गया है? कुछ न कुछ बात हुई है, कुछ समय का तकादा है, कुछ मोबाइल महोदय की कृपा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को इस विधा को प्रोत्साहित करने के लिए, खास करके यहाँ जितने कलाकार हैं, जितने MA नाटक में किए हुए हैं या दूसरे संस्थाओं से पास किए हुए हैं, NSD से पास किए हुए हैं, वैसे लोगों को तो ज़रूर आना और लोगों को लाना चाहिए। तो मैं गिरीश कर्नाड जैसे महान नाटककार, जो बड़ा नाम है, उनका नाटक आज देखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। मैं इस संस्था को और इसके तमाम कलाकार को, निर्देशक सहित अपनी शुभकामना पेश करता हूं, और आपसे अपील करता हूं कि फिर उस माहौल को बनाएं कि यहाँ दर्शक टिकट कटा के भी भर के आ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब शुभकामना और आशीर्वचन के चंद शब्दों के साथ उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्याम कुमार सहनी जी को आप आएँ और अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वचन हम सबों के साथ साझा करें। आभार दादा। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में उपस्थित हमारे सभी सुधी दर्शक, मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ओपेरा आर्ट सोसाइटी की ओर से जो नाटक नागमंडल खिलाया जा रहा है, उसके निर्देशक हरिकिशोर ठाकुर सहित समस्त टीम को, जो ऑन स्टेज है और बैक स्टेज है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे एक दर्शक के तौर पे चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी नाटक आरंभ हो और दर्शक उसका आनंद ले पाएँ। एक आपसे अनुरोध करूँगा कि हमेशा नाट्य मंचन होते हैं, यहाँ पे हम लोग आते हैं, दर्शक के तौर पे आते हैं, पर आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि कृपया उस दौरान मोबाइल का कम उपयोग करें। एक प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे, प्लीज़। अगर बात करना है या कोई जरूरी कॉल है तो बाहर चले जाएं, बात करके आ जाएं, लेकिन उस दौरान बात ना करें। और आपस में भी देखा है हमने कि आपस में बात करते रहते हैं। नाटक आनंद ले, नाटक एक थेरेपी भी है, जो आपको थोड़ा मेंटली पीस भी आपको मिलेगा इसमें। तो कृपया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 मिनट का समय और आप तमाम लोगों से लेंगे। हम अपने कुछ पत्रकार मित्रों का सम्मान करना चाहेंगे और आमंत्रित करना चाहेंगे। हम हिंदुस्तान से हमारे बीच हैं वतन कुमार सर, अगर आप हैं तो आप मंच पर आ जाएं और हाँ, संवेद रूप से सम्मान हो हमारे पत्रकार मित्रों का, क्योंकि उनकी हम लोगों के आयोजनों को प्रमुखता से लोगों तक ले जाने में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हम अपने पत्रकार साथियों का
इस सहयोग के लिए सम्मान करना तो बनता ही बनता है। तो संवेद रूप से सम्मान हो हमारे आज के तमाम पत्रकार मित्रों का। वतन कुमार हिंदुस्तान से हैं। अशोक पासवान आपकी आवाज़ से, अशोक पासवान आपकी आवाज़ से आप भी आ जाएं। तबस्सुम जी अगर उपस्थित हैं तो तबस्सुम जी आएँ, सन्मार्ग से हैं तबस्सुम जी। विजय कुमार खबर पोस्ट से, विजय कुमार खबर पोस्ट से। अशोक ठाकुर जी आइडिया सिटी से। विजय कुमार खबर पोस्ट, आप मंच पे आ जाएं, मंच पर आ जाएं, आपका सम्मान होना है। ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है और हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति कभी ना बने। आप बीच में जाएं और अशोक जी का सम्मान हो रहा है। विजय जी का सम्मान हो। विजय कुमार खबर पोस्ट। चूंकि हमारे आयोजनों को प्रमुखता से आम लोगों तक पहुंचाने में हमारे तमाम पत्रकार मित्रों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसलिए भी निश्चित रूप से हम सब अपने इन पत्रकार मित्रों के आभारी हैं। हमारे इतने ही पत्रकार मित्र यहाँ उपस्थित थे जो आएंगे, अब उनका सम्मान हम लोग फिर करेंगे। अब अपने तमाम अतिथियों से हम विनम्रतापूर्वक आग्रह और अनुरोध करेंगे कि आप प्रेक्षागृह में जाकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और नमस्कार साथियों, आज आपके बीच ओपेरा आर्ट सोसाइटी की नवीनतम नाट्य प्रस्तुति गिरीश कार्नाड द्वारा लिखित हरि किशोर ठाकुर द्वारा निर्देशित नाटक देखते हैं नागमंडल। नागमंडल नागमंडल। मैं अभी थोड़ी देर में मर सकता हूं। नाटक की मृत्यु नहीं, असली मृत्यु। आप लोगों की आंखों के सामने ही मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। मुझसे एक सन्यासी ने कहा था, तुम्हें इस मास कम से कम एक दिन पूर्ण जागरण करना चाहिए, तभी जिंदा रह सकोगे, नहीं तो माह की आखिरी रात तुम मर जाओगे। उसके यह कहने पर मैं यह सोचकर हंस पड़ा कि भला यह कौन सी बड़ी बात है। मगर अब तक 29 रातें बीत चुकी है,
मगर एक भी रात मुझसे जगना संभव नहीं हो पाया है। जाने अनजाने नींद का झोंका आ ही जाता है, आंखें लग ही जाती है। खुली आंखों से देखता हूं तो समझता हूं कि अरे ये तो सपना ही था। मगर 29 रात बीत जाने के बाद एक रात भी जगना संभव नहीं हुआ है हमसे। मैं भी कैसे विश्वास कर लूं? जो अब तक संभव नहीं हो पाया वो अब संभव हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को देखते ही देखते मुझे नींद का झोंका आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो समझिए मेरा सर्वनाश निश्चित है। मैंने सन्यासी से पूछा, भला मेरा अपराध क्या है? किस गलती के लिए यह मुसीबत मेरे गले पड़ी है? तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमने नाटक लिखे हैं, खिलाए हैं। तुम पर भरोसा रखकर तुम्हारे नाटकों को देखने के लिए आई हुई जनता को उबड़ खाबड़ कुर्सियों पर बैठने से न तो ठीक से नींद आ पाई और न ही उन्हें आराम मिला। इस प्रकार उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ी और यही अनिद्रा तुम्हारे पीछे पड़ी है, मौत बनकर तुम्हारी ताक में। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाटक कितने प्रभावकारी होंगे। ये अंतिम रात है, इसलिए घर छोड़कर यहां आ गया हूं, यही सोचकर कि लेखक होने के घमंड में आज तक जिन लोगों को मैं आजन्म तंग करता था उनके सामने मरना ठीक बात नहीं है। यह मंदिर जिसका विग्रह भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है, जिसका कोई नाम तक नहीं है, सबसे नजरें बचाकर मरने के लिए यह जगह सबसे सही जगह है। मानो कि इसी के लिए यह जगह बनी है। एक बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि इस बार बच गया ना तो नाटक लिखने का नाम नहीं लूंगा। कहानी, कथानक, प्लॉट, इतिवृत्ति कुछ भी छूने का नाम तक नहीं लूंगा, भगवान की कसम। कौन है? इस अंधेरी रात में उस बड़े मंदिर में कौन आ रहा? 4-5 ज्योतियां, आश्चर्य, परम आश्चर्य। ज्योतियां बिना दिए की, बिना बाती की, कोई पकड़ने वाला नहीं। ज्योतियां बिना आधार की, ये तो भूत प्रेतों का चमत्कार है। नहीं, ये भूतनी का करामात है। ज्योतियां ये तो आपस में बातें भी कर रही है। अरे ज्योति, आज तुम हमसे पहले ही आ गए। अरे क्या बताए, हमारे मालिक है ना इतना कंजूस है कि पत्नी जरा खर्चा कर दिया पेट होके आता है। अच्छा, आज दिया जलाया हुआ 1 घंटा भी नहीं हुआ हो पाया कि उसका लाया हुआ बंगे का तेल खत्म हो गया। घर में मूंगफली का तेल भला कितना दिन चलता, अरंडी का तेल का डब्बा भी खाली पड़ा था। खैर घर में 1 बूंद तेल भी नहीं था। अच्छा, अब कोई चारा ना होने से सब सो गए। हम भी क्या करते, हम भी चले आए। कुसुमी का तेल, मूंगफली का तेल, अरे वो कैसे सहन करते हैं? अरे हम तो घाट के नीचे के हैं, हमारे यहाँ खोपड़े के तेल के सिवा दूसरा तेल इस्तेमाल ही नहीं होता। तुम हमारी बात छोड़ो, रोजाना आने के समय से कोई आधा घंटा पहले आया होगा, पर तुम्हारे साथ आया है मिट्टी का तेल ज्योति, इसका तो महीनों पता नहीं रहता। आज इतनी जल्दी कैसे यहाँ? अरे ज्योति, अरे हमको तो लगता है कि रोजाना अब तुम लोगों से हम पहले ही आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, बता रहे। अब हमारे घर में जो मालिक है ना, उसकी बूढ़ी माँ है, उसको क्या है, पीठ में पस, पेट में जख्म, दमा, खांसी, न जीती न मरती, हुकुर हुकुर करती। हम तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे भगवान तुम उनको जल्दी अपने पास बुला लो। आज हमारी बात को भगवान मान लिए
और अपने पास उनको बुला लिए। वो सुबह सुबह चली गई। आज जाके हमारे घर में शांति मिला है, आज जाके हम चैन से सो पाए हैं। अब हमारे घर में बचे 2 लोग, एक हमारे मालिक और एक सुंदर सी उनकी बीवी। सुंदर सी, अरे इतनी सुंदर कि छूने से मैले हो जाए, अरे सोने से उछलती है। मगर एक दिक्कत, अंधेरा होते ही हमें लात मार दिया जाए। अरे तुम किस्मत वाले हो, हमारे मालिक को तो और पत्नी के अंग देखते ही गर्मी चढ़ जाती है, और फिर रात के अंधेरे में होने वाले सभी कामों के लिए दिए का साक्षी होना बहुत जरूरत है। ओहो, सुना था कि गांव के बाहर वाले मंदिर में ज्योतियां इकट्ठी होती है, वो आपस में बातचीत करती है। वो वही इकट्ठी होकर बातचीत कर रही है क्या? हम उसको बोल दिए, अब वो यहीं पर आ जाएगी, ठीक है ना? हाँ। अरे अब क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अरे हमारे घर में हंगामा हो गया है। हाँ, अरे बाप रे बाप। हम जिस घर में जो है ना, उसमें एक बूढ़ा और एक बूढ़ी है। बूढ़ी क्या है, खाना खाकर गाबड़ी लगाकर बर्तन मांजने के बाद सोने के लिए अपने पति के कमरे में वो गई। हाँ, जा ही रही थी, उधर से क्या देखता है वो कि एक सुंदर सी लड़की रंग बिरंगी साड़ी पहने, सुंदर सी लड़की रंग बिरंगी साड़ी पहने वो बाहर आ रही है। अच्छा, आओ ना देखी तो आओ, बूढ़ी गई अंदर, अपने पति को झकझोरा, हाथापाई की नौबत आ गई। अरे हाथापाई की? हाँ, कौन सी औरत? बता बता दे। बात क्या हुआ, उस बूढ़ी के अंदर जो है ना एक कहानी और गीत वो पेट में रखे हुए। अब कहानी और गीत इतना परेशान हो गया उसमें अंदर रहने से, वो सोच रहा था किसी तरह से बाहर निकले। अच्छा, मगर बूढ़ी क्या है, खाना खाने के बाद सोने के लिए जैसे कमरे में गई और सोने के बाद खर्राटा मारने के लिए उसने मुंह को खोला, वाह, कहानी और गीत बाहर। अब यहां पर एक जादू होता है। जादू ये कि कहानी जो है एक लड़की के रूप धारण कर रही है और गीत जो है एक रंग बिरंगी साड़ी, छम 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 छम, इस तरह से कहानी और गीत अपना बदला लेती है। अरे हाँ, वही तो, एक कहानी खत्म होती है और दूसरी कहानी बन जाती है। बदला तो ले लिया। हाँ। अरे भला बताओ, उन बेचारियों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कहाँ भटक रही होगी? अरे उन लोगों को हम बोल दिए हैं मंदिर पे आने के लिए, क्योंकि हम सब लोग वहीं पर इकट्ठा होंगे, वो अभी आती होगी। हाँ, अरे क्या हो गया? कहानी सुनाओगे? अरे कहानी सुनाकर क्या होगा भाई, तुम लोग तो कहानी को सुन लेते और किसी को बताते ही नहीं। अगर कहानी को किसी को बताओगे नहीं तो कहानी और गीत तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अरे इससे अच्छा रहता कि उस बुढ़िया के अंदर में ही रहता कहानी और गीत। आज ना कल वो बुढ़िया किसी को सुनाती तो जरूर। भाई, हाँ, सुनो, तुम वो कहानी मुझे सुना, मैं इसे दूसरों को सुनाऊंगा। तुम कौन? मैं जो कोई भी हूं। हटो, तुम मुझे सुनाओ, मैं इसे सुनाऊंगा दूसरों को। हाँ, एक शर्त। क्या? अरे कहानी कहने के लिए मुंह की नहीं हाथ का भी चढ़वा तो ताचा। शर्त यह है, कहानी सुनने के बाद तुम्हें किसी और को भी सुनाना पड़ेगा। क्या? मुझे कहानी सुनाना पड़ेगा? नहीं, मैं कहानी नहीं सुना सकता। मैं कहानी नहीं सुना सकता। तो ठीक है, तू जा। भाई रुकिए। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं कहानी सुनाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। कहता है ये मर जाएगा। अरे भाई, कहानी में अगर दम होगा तो कहानी सुनने के बाद कोई मरता नहीं है, जी उठता है। नहीं, मैं ये कहानी सुनाऊंगा ना तो मैं
एक भाई, हाँ भाई, मेरी भी एक शर्त है। क्या है? यदि जो मैं कहानी सुनाऊंगा ना तो मुझे ऊँघ नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे भाई फिर वही बात, कहानी में अगर दम होगा कोई मरेगा कैसे भाई? वो जी उठेगा, हम बोल चुके हैं। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो हम जाते हैं। नहीं नहीं, रुक जा। हाँ, लेकिन कम से कम आप तो मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हाँ, आप अगर जो कहानी नहीं सुनाएंगे ना, हाँ, तो समझिए कि मेरी भी कहानी पूरी तरीका से खत्म हो जाएगी। अब आप लोगों को तो ये समझ में आ ही गया होगा ना कि मैं नाटक कहानी क्यों नहीं लिखना चाहता। आप लोगों से नम्र निवेदन, गुजारिश है, इस नाटक को गौर से देखिए, समझिए और इस बातों को फिर बाद में रखिएगा। इससे मेरा जीवन और मरण का प्रश्न है। एक लड़की थी, आप नाम उसका कुछ भी रख लीजिए। वैसे उसके पिताजी उसे प्यार से रानी पुकारते थे। काफी सुंदर रानी, अपने घर की इकलौती रानी, लंबे केस वाली रानी। जूड़े को अगर वो बांध ले तो सांप कुंडल मारकर बैठा, अगर उस अपने जूड़े को खोल दे तो काली घटा की तरह चमचमाती रोशनी में पायल चूमती हुई उसकी लंबी बाह। रानी बड़ी हो गई, उसके पिताजी ने एक सुंदर सा वर ढूंढकर उसकी शादी करा दी। उसका पति भी अपने घर में इकलौता, काफी धन दौलत, लेकिन उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। रानी रजस्वला हुई, उसका पति उसे विदा कर अपने गांव लेकर चला गया। आप उसका नाम अपर्णा मान लीजिए। सामान आ गया ना? जी सारा सामान आ गया। ठीक है, कल दोपहर को आऊँगा, खाना पका कर रखना, खाना खाकर जाऊँगा। सुनिए सुनिए ना, अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? सुनिए सुनिए ना, कहाँ जा रहे हो? सुनिए। तब रानी पूछती है, ए गरुड़, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गरुड़ कहता है, 7 समुंदर पार 7 द्वीप है। 7वें द्वीप पर एक सुंदर सा बाग है। उस बाग में एक हरा भरा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब रानी कहती है, ये बात है तो चलो आती हूँ। रानी उस गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़ जाती है। आकाश में उड़ जाती है। माँ, माँ, बापू, माँ, कहाँ हो माँ, बापू, माँ।
तुम्हें डर लगता है? पागल हो क्या? यहाँ तुम्हें कोई तंग करने वाला नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा जुबान नहीं लगाने का। मुझे चीज चप्पड़ पसंद नहीं है। मैं जितना कहता हूँ उतना करोगे तो मार नहीं खाओगी, ठीक है ना? मुझे डर लगता है हरामी कहेगी। सुनो, कल दोपहर को फिर से आऊंगा, खाना परोस कर रखना, बना कर रखना, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनिए ना, सुनिए, मत जाइए छोड़कर मुझे। मुझे रात के समय घर में अकेले में डर लगता है। सुनिए ना, मुझे डर लगता है रात में। तब रानी के माता पिता उसे गले लगाकर रोते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे दोनों के बीच ऐसे सुलाते हैं ताकि उसे डर न लगे। वो कहते हैं, डरो मत, अब तुम्हें अकेली नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरे दिन सुनहरे सींग का हिरन आता है, पर वहाँ कोई हिरन था ही नहीं। हिरन की जगह एक राजपुत्र खड़ा था। रानी उसकी ओर देखती है, पर कोई हिरन नहीं था, कोई हिरन नहीं था। माँ, 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 बाबू, माँ, मुझे ले जाओ यहाँ से, माँ। चलो माँ, तुम्हें और कोई काम नहीं? सुबह होते ही किसी के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये देखने निकल पड़ती हो। और इस अपर्णा को तो जंगली सुअर या भालू होना था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गया। बात करें तो नाक काटने को आता है, सारा गांव उसकी छाया तक पसंद नहीं करता। माँ, पर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों? अरे वो चाहे जैसा भी हो, उसकी माँ और मैं दोनों सगी बहनें जैसे थे। बेचारी वो परसौती में चल बसी। अब बताओ भला, उसके घर में बहू आई है तो हम अपने आप को कैसे रोक पाते? और तुम्हारे ये कहने पर कि तुमने उसे उस रंडी के कोठे पे जाते हुए देखा है, अरे मेरी तो नींद ही उड़ गई। घर में पत्नी आने के बाद भी उस रखे से रख नहीं छूटी। अब तुम्हें नींद नहीं आएगी और मेरे कंधे का दर्द नहीं जाएगा। मैंने तुझसे कब कहा कि तू मुझे हाथ पकड़ कर घुमा कर? अरे मैं इस गांव में पैदा हुई हूँ और अपना काम अपने आप कर लेती हूँ। माँ, मैं रोज हनुमान के मंदिर में क्या मांगता हूँ मालूम है? हे भगवान, मुझे कुश्ती नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा भी किसी से नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ को पूरा गांव घुमा सकूं, बस इतनी शक्ति दे, बस इतना ही। क्या मैं नहीं जानती हूँ बेटे? कपन्ना, अरे तो कहाँ चला गया रे? अरे डरो नहीं माँ, अपर्णा का घर यहीं से दिखता है, इसलिए खड़ा हो गया था। बाप रे बाप, जान में जान आई। मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे भूतनी या पिशाचनी को मैंने देखा, यही सोचकर मैं डर गई थी बेटा। माँ, वो भूतनी या पिशाचनी नहीं, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बेकार में ही तुम घबराती हो। हाँ अच्छा, उसकी बात छोड़, पहले ये बता कि तू कहाँ चला गया था? माँ, ऐसा नहीं लगता कि अपर्णा के घर में कोई है, क्योंकि अगले दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हाँ। ये कैसे? अरे भले वो रखेल के बगल में पड़ रहा हो, पर उसकी पत्नी को तो घर में होना चाहिए ना। हा? क्या बताऊं, अपर्णा एक निहायत गंदा आदमी है। अरे कहीं उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया क्या? जरा
खिड़की से झांक कर देख तो कहीं घर खाली करके चले नहीं गई। ये तो संभव नहीं है माँ। अरे मैं जो कहती हूँ सुन। मैं तैयार ही नहीं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं तुझसे कभी नहीं कहती बेटे, मैं अपना काम खुद कर लेती। पता नहीं भगवान ने मेरी आंखें क्यों नहीं दी। माँ एक बात बताओ, इस अपर्णा के बखेरे में हम क्यों पड़े? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा बताओ? अरे चाहे जो भी कहे हमें क्या, चल बेटा देख कर बता। देखता हूँ। माँ लगता है घर में कोई नहीं है। अरे मूर्ख, जब घर में बाहर से ताला लगा हुआ है तो भला भीतर कौन रहता है? अरे जरा ये देख कि आंगन में रंगोली डाले हुए कितने दिन हुए होंगे, और ये भी देख कि रस्सी पर कपड़े सूख रहे हो तो कुर्ता धोती ही है कि साड़ी ब्लाउज ही, देख कर बता। अच्छा ठीक है माँ, देखता हूँ। देख कर बता। अरे जा। माँ यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है? कौन बातें कर रहा है वहाँ? बाप रे माँ, माँ चलो चलो घर में कोई है, चलो माँ। अरे चलो। रुक रुक रुक, जैसे कोई भूत ऊत देख लिया हो। भूत नहीं माँ, घर में कोई है, किसी स्त्री का स्वर है, चलो माँ। अरे वो तो मुझे भी सुनाई देता है कि स्त्री ही है, पर ऐसे भागने की क्या जरूरत है? होगी यही सोच कर तो हम यहाँ आए। माँ एक बात बताओ मुझे, अगले दरवाजे पे ताला बंद करके और पत्नी को भीतर बंद करके कौन जाता है, ये बताओ। हाँ तुम तो बात सही कह रहा है, अब तू ही बता ना कौन जाता है। माँ इसका मतलब ये है कि अपर्णा नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी से कोई बात करे। जरा हम देख कौन है? कौन बातें कर रहा है? चलो। अरे चलो। आई बेटी आ ही गई, अरे उसने अपनी पत्नी को तोते की पिंजरे की तरह बंद करके रखा है। आज मैं उसे बात करके ही रहूंगी, चाहे तू चला जा, चाहे तू यहीं बैठ। आ रही हूँ बेटी। अरे जाने दो ना। जाओ, मैं वहां नहीं आऊंगा और घर भी नहीं जाऊंगा, इसी पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। और हाँ तू जरा जल्दी आना, गप्पे मारने मत बैठ जाना। अरे दरवाजा किधर है, ले चलो ना। कौन है? अरे मैं हूँ आंधी माँ, डरो मत बेटी। तुम्हारी सास और मैं दोनों सगी बहनें जैसी थी। तुम्हारे पति के पैदा होने के समय तुम्हारे सास के मैं ही जजगी कराई थी। डरो मत बेटा, डरो मत। अपना मेरे बेटे के समान, वो घर में ही है क्या बेटी? नहीं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब रानी पुकारते हैं। अरे बाप रे बाप, रानी। अरे तो फिर अपना कहाँ गया है? मालूम नहीं। मालूम नहीं है? फिर कब आएगा? वो तो सिर्फ दोपहर के भोजन के वक्त ही घर पर रहते हैं। अरे बाप रे बाप, दिन में एक बार खाना खाने के बाद फिर दूसरे दिन ही आता है क्या बेटे? तब तो सारा दिन तुम घर में अकेली पड़ी रहती होगी ना? ना ना बेटी रो मत, रोज ऐसे ही दरवाजे बंद करके चला जाता है क्या? हाँ, जब से आई हो तब से ऐसे ही। हाय राम, मारता पीटता भी होगा? नहीं। तो बातचीत तो करता होगा? बहुत कम, बस इतना ही। खाने के लिए आऊंगा, खाना पका कर रखना, जैसा कहता हूँ वैसा कर, बस यही सब। यानी अभी तक तुम्हें? जब से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, मुझसे उनके अलावा बातें करने वाला तो कोई नहीं। अरे लड़की, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद तुम्हारे पति तुम्हारे हाथ पर, मतलब शादी से पहले तुम्हारी माँ, मौसी, दीदी किसी ने कुछ सिखाया नहीं? मेरी माँ मेरे रजस्वला स्नान के दिन से ही रोने लगी, मेरे घर छोड़ने तक रोती रही। बेचारी शायद अब भी आंसू बहा रही होगी। अरे रो मत बेटी, रोने से क्या फायदा? रो नहीं, जरा मेरे पास आओ। मेरी हथेली ही मेरी आंखें हैं, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। जरा आ। हाय राम, कितनी सुंदर हो। अरे कान तो अड़हुल के फूल जैसे हैं। और गाल तो रागी के लड्डू जैसे हैं। होठ बाप रे बाप, होठ तो रेशम के लच्छे हैं। इतनी सुंदर लड़की को घर में अकेले छोड़ करके कैसे घूमता फिरता है हरामजादा कहीं का? मुझे
रात को नींद नहीं आती है। मैं अपने घर में अपने माँ बापों के बीच सोया करती थी। यहाँ मैं अकेली हूँ अंधी माँ। तुम मेरे माँ बापों को जरा ये खबर कर दोगी क्या कि इन्होंने मुझे कैसे रख रखा है? उन्हें ये कहलवा भेजो कि वो आकर मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। हाँ बेटी हाँ। मैं जिंदगी से उब गई हूँ, किसी दिन कुएं या तालाब में। अरे बेटी ऐसी बात नहीं करते, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। कपन्ना, कपन्ना, अरे ओ कपन्ना, हाँ? ये कहाँ रहता है तुम्हें? जरा इधर आ। नहीं आता। ये भी मूर्ख ना। क्या हुआ? अरे दौड़ करके जा और गोठे के दाएं कोने में। दाएं कोने में? तू हल रखता है ना? हाँ। वहीं पर खंभे की तरफ सहतीर के ऊपर। खंभे की तरफ सहतीर पर? हाँ, जहाँ एक पुराना टरंक है, उस टरंक को खोलना, उसमें बहुत सारा सामान भरा पड़ा है और उसमें एक कपड़े की पोटली है। उस कपड़े की पोटली में लकड़ी का डब्बा है। लकड़ी का डब्बा? लकड़ी का डब्बा फिर? उस लकड़ी के डब्बे के बाएं कोने में 2 पुड़िया है, उसमें नारियल का खोल है और उस नारियल के खोल में 2 जड़ी है। ले अभी? अरे हाँ, अरे अपना के आने से पहले। माँ मेरी बात सुनो, अगर अपना आ गया तो? बहुत करके समय बर्बाद मत किया कर, जा ले आ। ठीक, जाता हूँ माँ, जाता। लड़की हाँ, तुम यही हो ना? जी माँ जी, मैं यही हूँ। अरे माँ जी वो कौन था? अरे वो मेरा बेटा कपन्ना था। ओह, पर उसका मुंह तो दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उसका नाम कपन्ना रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो काला है, वो ना बहुत गोरा है। जानती हो, जब वो पैदा हुआ था तो मेरे घरवाले ने कहा था कि इतना गोरा बच्चा मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा है, इसका नाम गोरा होना चाहिए। पर मैंने तो जिंदगी में कालेपन के अलावा कुछ देखा ही नहीं, मेरा तो जगत ही काला है। तो मैंने सोचा अपनी आंखों का तारा भी काला होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका नाम कपन्ना रखा। तो अब आपने उसे कहाँ भेज दिया? बेटी वही तो बता रही हूँ, चल बैठ बैठ बैठ। देखो बेटी, मैं जन्म से अंधी हूँ, तो भला मुझसे शादी कौन करता? हाँ, मेरे बाप ऊपर खोजते खोजते थक्कर चूर हो गई थे। एक दिन मेरे घर एक सन्यासी आया, मैं घर में अकेली पड़ी बैठी थी। मैंने उसे सब प्रकार से सेवा की, गर्मा गर्म चावल परोसकर पेट भर खिलाया। जानती हो, वो खुश होकर के मुझे 3 जरियां दिया और कहा कि ये जरियां जिस भी पुरुष को खिला दोगे ना, वो तुम बड़ा सख्त हो जाएगा। फिर आगे फिर उसने कहा कि पहले छोटी वाली जड़ी खिलाना, इससे भी कोई हल ना निकला तब बीच वाली जड़ी खिलाना, अगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तब जाके बड़ी वाली जड़ी खिलाना। फिर एक दिन मेरे रिश्तेदारों में से मेरे गांव का लड़का है, मेरे घर ही ठहरा। मैंने उस जड़ी को पीस करके दाल में मिलाकर परोस दिया। पता मैंने कौन सा जड़ी परोसा? कौन सा टुकड़ा? सबसे छोटा? अरे नहीं, शायद सबसे बड़ा ही होगा। अरे नहीं रे, मैं इतनी जल्दी में थी कि छोटे पर ध्यान ही नहीं दिया और सन्यासी बड़े के बारे में डराया था तो मैंने बीच वाला ही परोस दिया। फिर वो खाना खा करके मेरी तरफ देखा, बस सारा शुद्ध बुद्ध खो बैठा। 2 दिनों में मेरी शादी हो गई, वो घर जमाई बनकर रहने लगा। पता अपने पास से उसे हटाना मुश्किल काम हो गया। माँ, कपन आ गया। माँ, हाँ रे, लो। लड़की तुम यही हो ना? हाँ माँ जी। अरे ले बेटी ले। ये क्या है माँ जी? अरे वो जड़ी है, जड़ी कही थी ना कि छोटी वाली जड़ी, पहले ये ले ले। तेरी जैसी सुंदर मलिका के लिए ये छोटी टुकड़ा ही काफी है। एक बार तेरी खुशबू सूंघ लेगा ना, फिर उस कुतिया को छुएगा भी नहीं। ले लेना, इसे दाल में पीस करके मिला देना, समझी? जा और खिला देना। उसके बाद देखना इस चरी की करामत, वह तुझे ही अपनी पत्नी मानेगा। पत्नी? पर हमारी शादी तो हो चुकी है माँ जी। लड़की, जो मैं कहती हूँ सुन, जाकर के घिसने बैठ जा। माँ, हाँ, चलो, अब बढ़ना आ रहा है।
चलो ना माँ, अरे आओ ना। कितनी देर लगा, अपर्णा आ रहा है उधर से। चलो ना, अच्छा चलो। कौन है? माँ, हाँ बेटा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे, सोची जरा मिल आते हो। देखो दीमा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुने हैं कि तुम्हारे घर में नई बहू आई है, सोचे जरा मिल भी आते हैं, पर जानते हो लाख बुलाने के बाद भी वो बाहर नहीं निकली। वो किसी से बात नहीं करती, उसे किसी से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जाने दो, बात नहीं करती। घर में ताला इसलिए लगा कर रखा था कि देख सकने वाले देख सके कि घर में ताला लगा हुआ है, लेकिन ये अंधी माँ का जबरदस्ती का क्या करे। एक शिकारी कुत्ता ला करके बांध देता हूं। चलो, आज खाने का मूड नहीं है, नहा कर आता हूं, एक गिलास दूध ही गर्म कर दो। राक्षस उसे किले में बंद करके चला जाता है। फिर 7 दिन तक लगातार वर्षा होती है। समुद्र में ज्वार आता है, उसकी लहरें किले के दरवाजे से टकराती है। एक तिमिंगल आकर रानी को पुकारता है, आह रानिया, आह रानिया, आह रानिया, आह रानिया। अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने कम से कम 100 बार कही है कि मैं अंधेरे में अकेले आ जा सकती हूँ। बाप रे बाप। उठो माँ, उठो। छोड़, मैं अपने उठ जाऊंगी। उठो ना, उठो। भला तुम भी क्या कर सकती हो? अगर इस वक्त अपर्णा घर में हो और आधी रात को तुम्हें अपने घर के पास देख ले तो क्या भला वो चुप रह जाएगा? अरे चुप ही रह, चुप ही रह। अरे मैं तो बस ये देखने आई थी कि दरवाजे का ताला खुला है कि नहीं खुला है। अगर नहीं खुला होगा तो हम समझ जाएंगे कि हम जीत गए हैं। हट, हट, जाने दे। जा माँ, इधर। अरे इसकी ताला हो सकता है चांदनी रात है, उसने कहीं अपनी पत्नी को घुमाने ले गया होगा। या फिर कौन है?
अंधी माँ है क्या? बेटी तुम भीतर ही हो रे, दरवाजे पर ताला क्यों? जड़ी घीस कर पिलाई थी। पिलाई तो कैसा रहा मेरी जड़ी का असर? कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा चक्कर आया, वैसे ही उठकर हाथ मुंह धोकर चले गए। अच्छा, ये कोई मामूली जड़ी नहीं है बेटी, उस रार ने तुम्हारे पति पर जरूर जादू किया है। कौन? तेरी की ये बातें तो तुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर क्या करूं, वो है ना बाजारू औरत, तुम्हारे पति को जकड़ रखी है, मसल डालती है वो। अरे इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही उपाय है बेटी, ले ये बड़ी वाली जड़ी ले। नहीं। अरे बेटी मना नहीं करना। मैं माँ जी, उस छोटी सी जड़ी के कारण ही इनको सिर में चक्कर आ गया था। अब फिर से कुछ अनर्थ हो जाएगा तो? अरे मैं हवा में बात थोड़ी कर रही हूँ, अरे मैंने अनुभव किया तब तो तुझे बता रही हूँ। ले ना, इसे पीस करके दाल में मिलाकर एक कौड़ खिला देना, फिर देखना जड़ी की करामत। तुझे अंधी माँ कहते दे रहे, और तुझे उठाकर मेरे घर ही ले आएगा। ठीक है बेटी, जा किसने बैठ जा रही हूँ। कपन्ना, अरे ओ कपन्ना। हाँ कहाँ खो जाता है? कहीं नहीं माँ, चलो माँ चलो। पता लग जाएगा। सुनो, नाक लगाता हूँ, खाना परोसो।
इतनी रात में खाना? तो कुछ और लाती हूँ। अरे रानी, इतना कांप क्यों रही हो रानी? मुझे देखते ही तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो बैठो। तो ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। अब ठीक है ना? तुम बहुत सुंदर हो। जी, क्या चाहिए था? मैंने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। बेचारी। बेचारी? हाँ, तुम्हारे जैसे अच्छी लड़की को मुझ जैसा बेकार पति। पर मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा। आज सुबह तुम्हें पीटा था ना, काफी दर्द हुआ ना? नहीं तो। हाँ, दिन भर अकेले घर में पड़ी रहती हो, माँ बाप की बहुत याद आती होगी तुम्हें। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? मुझे सब पता चल गया रानी। तुम्हें उनसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। तो ठीक है, मैं तुम्हें उनसे मिलने का प्रबंध करूंगा। सच? हाँ, लेकिन एक बात है, जब तक तुम हंसोगी नहीं तब तक मैं तुझे भेजूंगा नहीं। यहाँ हंसो तो जरा। ये कुत्ता भी कितना कान फाड़ भौंकता रहता है। तो रानी, तुम्हें नींद कैसे आती होगी? पर क्या? कुछ भी नहीं। ये क्यों? ये कुत्ता तो लगातार भौंकते रहता है। तो तुम एक दिन भी सही से सो नहीं सकती होगी रानी। पर इस कुत्ते को तो आप ही आज सुबह लाए थे ना? ओहो। अब तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी, अभी अचानक से क्या हो गया? फिर भी बेकार में तुझे कष्ट दिया। इतने दिन चौका बर्तन के बाद कोई काम नहीं होता था, सारा दिन घर में सोई रहती थी, इसलिए रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज सुबह से जब से ये कमबख्त कुत्ता आया ना, तब से ऐसे ही गला फाड़े जा रहा है। इसलिए जब आप आए थे ना, तभी थोड़ी आंख लग गई थी। लेकिन एक बात है रानी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरे आते समय तुमको मेरा स्वागत हंस के करना पड़ेगा रानी। रोज रात को? हाँ, रोज रात को ही आऊंगा रानी। मैं तुम्हारे पास आकर बैठूं, कहीं उठ के खड़ी तो नहीं हो जाओगी? देखो रानी, मैं कोई गिद्ध या मंगूस तो नहीं जो मुझसे इतना डरती हो, हैं? सुनो, तुम अपना सिर मेरे कंधे पर रखो और वो तुम्हारे माता पिता कौन कौन सी कहानियां तुम्हें सुनाया करते थे, वो मुझे सुनाओ। हाँ। कितने सुंदर है इसके बाल, काली नाग कन्याओं जैसे।
क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? खाना परोस। ये कौन सा खेल है रानी? मैंने शायद सपना देखा होगा। मुझे लगता है कि हर रोज ये मिलने मुझसे आते हैं, पर ये आते ही नहीं। ये सब मेरा भ्रम है। कल रात को इनका आना ये सब एक सपना था। घर में रहते रहते मेरे दिमाग में दीमक लग गए। देखो रानी, ये तुम्हारा सपना भी नहीं है और भ्रम भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास साक्षात बैठा हुआ हूँ। विश्वास नहीं होता है तो छू करके देख लो। अगर नहीं छूओगी तो कोई बात नहीं है, तो मैं फिर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बेकार में बैठे रहने से क्या फायदा? तो मैं क्या बात करूँ? कुछ भी बात करो। तुम अपने माता पिता के बारे में बात करो। वो तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाया करते थे, वो सब कुछ मुझे बताओ। देखो रानी, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ तो बताओ क्यों रहूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो बताओ कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। यही कि आप अगर ऐसा बचपना करेंगे तो बताइए भला मैं क्या कहूँ। ये बचपना? और नहीं तो क्या। रात के समय तो बड़े ही प्यार से बातें करते हैं और दिन होते ही मुंह खोलते ही गला फाड़ने लगते हैं। तुम ही बताओ रानी कि क्या मैं रात के समय आना बंद कर दूं? मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आपका घर है, आपकी मर्जी, जब चाहे आओ जब चाहे जाओ। नहीं, ऐसा करते हैं कि दिन में पति की मर्जी और रात में पत्नी की मर्जी। चलेगा ना? अगर चाहती हो नहीं तो ठीक है, मैं रात के समय आना बंद कर दूंगा। ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं? आज भी मैं ये सोचकर बुरी तरह से डर गई थी कि आप नहीं आएंगे। भगवान की कसम,
आप नहीं आते मैं तो रोते रोते ही मर जाती, पर आते ही इतना व्यंग करेंगे तो बताइए भला मैं क्या कहूँ। देखो रानी, दिन ऐसा है, रात ऐसी है, क्यों ऐसा है ये मत पूछो। नहीं पूछूंगी। आओ, कल की भांति मेरे कंधे पे अपना सिर रखो और वो सारी कहानियां मुझे सुनाओ। हाय राम, बाप रे, ये क्या? आपकी गर्दन से खून बह रहा है। अरे, आपके गालों पर भी खून लगा है। अरे कुछ नहीं, छोड़ो। ऐसा लगता है जैसे दांतों के निशान है। आते समय कांटों की झाड़ी से होते आए थे क्या? अरे कुछ भी नहीं, छोड़ो रानी। नहीं, रुकिए, मैं आपको महरम लगा देती हूँ। माँ ने आते समय एक लिपि दी थी। एक दिन सब्जी काटते समय अंगूठे में थोड़ी चोट लग गई थी, तब निकाला था। अभी लेके आती हूँ, उस रूम में है, अभी लेकर आती हूँ। कहाँ रख दिया? हाँ, शायद उस शीशे की पेटी में होगी। बाप रे, हे भगवान। हाँ मम्मी, क्या हुआ, क्या हुआ? जहाँ आप बैठे हैं ना, वहाँ आपकी जगह एक बैठा सा लगा। क्या कोई नाग? ठीक, नाम मत लीजिए। रात के समय उसका नाम ले तो घर के भीतर आ जाता है। अरे रानी, वो घर के भीतर क्यों नहीं आ सकता है? क्या अभी जिसका नाम नहीं लेना चाहिए बार बार उसी का नाम रटे जा रहे हैं। देखो, अगर वो घर के भीतर आ ही जाए तो क्या वो प्यार से नहीं आ सकता? ना बाबा ना, भगवान बचाए। उसका तो नाम सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आओ बैठो। नहीं। अरे बैठो ना, मैं हूं ना, बैठो। अरे अम्मा, आपके घाव पर महलम लगाया ही नहीं। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, वर्षा का डर नहीं, आंधी की चिंता नहीं, सारा दिन भटकते रहते हैं। अरे भाई, अब क्या हो गया? चिड़िया नाक की ओर देख ले तो बस। देखो रानी, तुम्ही नाग का नाम ले रही हो, अगर वो आ ही जाए तो बस मुझे कुछ मत करना। वो देखो। आने दीजिए, अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए। अच्छा, तो बापू क्या कहते थे? बापू कहते थे चिड़िया नाग की ओर देख लेने भर से ही नाग उसे अपनी दृष्टि में फांस लेता है। फिर चिड़िया अपने आप को छुड़ा नहीं सकती। नाग की आंखों में रंग बिरंगे चित्र देखने में ही खुद को खो बैठती है। फिर आधे पंख हवा में खोलकर पत्थर सी हो जाती है। फिर नाग उस पर झपट्टा मारता है और उस चिड़िए को निगल जाता है। हाथू! अरे मैंने कहा ना, हमारे घर में सदा चलता रहता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ए, बेकार की बातें मत करो, चुप रहो। रानी, अरे रानी, अब क्या हुआ? आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे क्यों, अब क्या हो गया? मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने बुरे हैं। पता होता ना तो मैं आपसे शादी ना करती। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले ही मुझे सचेत हो जाना चाहिए था। अरे अम्मा, माँ बाप को अगर पता चल जाए तो पता नहीं क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मेरी बेटी मुझ पर गई है। अरे अच्छा ही तो हुआ। बंद रखिए अपना मुंह, कह देती हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मेरे बारे में चाहे जो मर्जी सो बोलिए, कोई पूछने ताछने वाला नहीं। पर हाँ, अगर आपने मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कुत्ता। अरे राम, उस कुत्ते ने ऐसा कौन सा अच्छे कर्म किया है जिसका नाम तुम जपे जा रही हो? घनघोर वर्षा में टर्राने वाले मेढक, खूब अंधेरे में चुपचाप गीत गाने वाले गीदड़, केकड़े, चींटियां, नाग, उबाबिल, मछलियां, धरती के समान एक मादा भी सुगंध छोड़ती है। उस सुगंध से मदमाता होकर नागराज रानी को ढूंढता है, शेष शैलिनी को ढूंढता है। रत्तियों के पेड़ पर लाल लाल रत्तियां उठती है। बरगद के कोपल खिलते ही धरती खुश हो जाती है। तब उसका बीज उससे टकरा कर संधि करके चारों तरफ फैल जाती है और उसी में धस कर खिल उठती है। यही बात है और यही बात हर जगह है। बाप रे बाप, दिन में एक बात मुंह से निकलवानी हो तो धरती आकाश एक होने चाहिए और रात में बातों की फुलझड़ियां लग जाती हैं। कीड़े मकोड़े सांप आदि कुछ भी करे, पर मनुष्य को तो जरा शर्म होनी चाहिए ना। बोलिए, शर्म होनी चाहिए कि नहीं? देखो रानी, आप पर्दे पे है, मुझे जाने चाहिए। नहीं। सुन रही हो चिड़ियों का कलरव? ये कलरव इन चिड़ियों के गले में फंसकर इनका दम क्यों नहीं घुट जाता? किसने दिया है इन्हें ये बेकार? कल रात को फिर से आऊंगा ना। रात को आएंगे मतलब दोपहर को खाना खाने नहीं आएंगे? अरे वो तो रोज की बात है रानी। देखो रानी, मेरे आने से पहले तुम्हें अपने कमरे में रहना पड़ेगा
और मेरे आते और जाते समय खिड़की के पास नहीं आओगी और उधर झांकोगी भी नहीं, और ये मत पूछना कि क्यों। नहीं पूछूंगी। सुअर, तिमिंगल, गरुड़ आदि क्यों नहीं पूछते, मैं भी नहीं पूछूंगी। पर वो सब चाहिए कहते हैं ना, तो मैं भी तो चाहिए कह सकती हूँ ना। हाँ, जकड़नी के कुएं से तैरकर बाहर आई थी। आज देखो ना, देखो माँ, वो शमशान से चली आ रही है और मुझे देख के
मुस्कुरा रही है और मुझे हाथों का इशारा करके बुला रही है। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं रुक जा रहा है। अरे वो भूतनी होगी, अब पिचासनी होगी। ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? वास्तव में बताना वो कौन है? हा? तुम बताने देती हो? सपना, जब से मैंने तुझे जन्म दिया है तब से मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम अलग हो और हम अलग हैं। तो आज ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा तो मैं समझूंगी कि हम अलग हो रहे हैं। माँ देखो ना, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है और हाथों का इशारा करके बुला भी रही है। देखो ना माँ, देखो ना कितनी सुंदर है। बुला रही है, बुला रही है, चला बुला रही है। इस कुत्ते को क्या हो गया? सिर पर इतना धूप निकल आने के बाद भी ये मरा पड़ा है। ओहो, इसे सांप ने डसा है। 50 रुपया देकर इसे लाया था। ये साधारण कुत्ता नहीं है, ये चिते के समान धारता है। ये उस सांप से मुकाबला किया होगा, अंतिम दम तक ये उससे मुकाबला किया होगा। हाँ, तुम्हें सोने के अलावा कुछ और सूझता है? हरामजादी कहीं की। अब इसे फेंकने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। खाना परोसो, नहा कर आता हूँ। आप
इतने दिन से आ रहे हैं, मालूम है आपको? ये सोचकर मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। कितनी? पर असली परेशानी तो शाम को शुरू होती है। ये सब मेरा सपना हो तो, ये सब मेरा भ्रम हो तो, रात की रानी ना खिले तो मैं तो रोते रोते ही मर जाती। पर अब आगे से ऐसी मुसीबत ना रहेगी। क्यों, क्या हो गया? अब कहने को पूरा प्रमाण मिल गया है। अच्छा, पूरा प्रमाण? कैसा प्रमाण? आपको मालूम है मैं 4 महीने के गर्भ से हूँ। अरे, मैंने कहा मैं 4 महीने के गर्भ से हूँ। मेरी बात सुनाई दी कि नहीं? हाँ हाँ, सुनाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक बच्चा होने वाला है। आप ऐसे पत्थर के पिघल के समान क्यों बैठे हैं? आपको बच्चा होने की बात से जरा भी खुशी नहीं? कम से कम मेरी खुशी के लिए तो जरा हंसिए। आपको लेकर मैं क्या करूं? हंसूं, रोऊं या दीवार से अपना सर पटक कर फोड़ लूं? मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। आप कौन सी बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, मेरी समझ से परे है। ये देखिए ना, ये देखिए हमारा बच्चा कैसे पेट में सिकुड़कर दुनिया का सारा शोरगुल सुन रहा है। जैसे एक कोने में पड़ी मैं सुनती रहती थी। मुझे जो संदेह था वही हुआ, जो शक था वही हुआ। मुझे मालूम था आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने इस बात को इतने महीने से छिपा कर रखा। सुनो रानी, मेरी बात मानो। इस रहस्य को छुपा कर रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छुपा के रखो? हाँ। पर किससे? मुझसे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये भला फिर से रहस्य कैसे बन सकता है? मुझे जो आपसे कहना था वो तो मैंने अभी कह दिया। अब भला यही बात वापस रहस्य कैसे बन सकता है? मुझे मालूम है रानी कि रहस्य खुलेगा, लेकिन जितना दिन हो सके इस रहस्य को रहस्य बना रहने दो तो अच्छा रहेगा रानी। मेरा गर्भ नहीं होना ही गलत हो गया। मैं बांझ रहती, मेरा गर्भ भी बंजर रहता। सारा जीवन ऐसे ही अकेले बिताया जाता जैसे बिताया करती थी। आपको इस बात से जरा भी खुशी नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे क्या करूं? बताइए ना, क्या करूं मैं? बोलिए कुछ, गर्भपात कर डालो। ए रानी, क्या कहती हो रानी? तो और क्या कहूं? मेरे पास इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। और क्या बोलो? रसोई में चाकू चिमटा तक नहीं। क्या करूं? उस अंधी मां से ही पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं, ये भी संभव नहीं है। 4 महीने का गर्भ है, इसे गिरा दूं तो लोगों को पता चल ही जाएगा। इसे छुपाना संभव नहीं है। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं क्या करूं, क्या करूं? अब मुझे जाना चाहिए रानी, मुझे जाना चाहिए। मैं तुझे
बच्चों को कि मेरी पत्नी वैसी नहीं है? बता क्यों नहीं देते? ये सब नहीं होगा रानी, तू चिंता मत कर रानी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब मैं तुझे पंचों के सामने ले जाऊंगा तो बस एक जिद कर देना, कहना कि नाग का दिव्य करूंगी। नाग का दिव्य? हाँ। नाग का दिव्य माने? बस उस नाग देवता के सिर पर हाथ रख करके कसम खाना। हाँ बाप रे, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे वो तुम्हें नहीं डसेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। देखो अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी रानी तो वो तुम्हें नहीं डसेगा रानी। झूठ बोलूं तो डसेगा। पर वास्तव में जिसे मैं सच समझती हूँ, अगर वो झूठ हुआ तो निश्चित डसेगा रानी। हाय, मुझसे नहीं होगा। आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आपकी पत्नी अच्छी है? वैसी नहीं, आपके नागराज को भी वही सत्य चाहिए क्या जो आपके पंचों को चाहिए? बोलिए ना। तुम चिंता मत करो रानी, दूसरा कोई विचारा नहीं है, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम मेरी बात मानती हो ना रानी? हाँ, आपका बात मानती हूँ, उसी का तो नतीजा भुगत रही हूँ मैं। बस आज के बाद तू जो चाहती हो वही होगा। कल से तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कल से आप मेरे गुलाम हो जाएंगे? ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। रानी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे कल नहीं चाहिए, परसों नहीं चाहिए, मेरे लिए आज की रात ही काफी है। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। चल, पंचों के सामने चल। उठ। नहीं। पंच देवता आइए। शांत होइए। पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, शुरू की जाए। सुनो रानी, हमने जितना भी कहा है तुम सुनने को तैयार नहीं हो, और कोई रास्ता न होने से हमें यहाँ आना पड़ा। यह गांव वालों के लिए शोभा नहीं देता है कि पति अपने पत्नी के मुंह पर काले पोते। अब पन्ना कहता है कि जब से उसने शादी की है तब से वह अपने पत्नी के साथ सोया ही नहीं, फिर भी वह गर्भवती है। यह गर्भ हराम का है। हमारे गांव के कुछ नियम कायदे, उसके हिसाब से आपको गरम सलाख को पकड़कर कसम खानी पड़ेगी, या नहीं तो गर्म तेल में हाथ को डालना पड़ेगा। लेकिन ये रानी है, ये नागराज का दिक करने पर हट कर रही है। नागराज का? यह खबर फैलते ही जहाँ 10 इकट्ठे होते थे वहाँ 100 लोग आए हैं। गांव का न्याय बाजार का विषय बन गया है। ऐसी बात गांव के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मैं अबोध हूँ, नादान हूँ, ना समझो। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं नागराज का ही ड्यूटी करूंगी। नागराज? नागराज? देख रानी, हाँ देख, तू नागराज को पकड़ और कसम खा। और दीप कर लोगी? हाँ, लोहे का दीप कर लोगी। हाँ,
पन्ना को देखा है? वो यहाँ आया है? हाँ? वो यहाँ आया है? नहीं आया, नहीं आया। वो अंधेरे में भूल गया। मैं उसके पीछे पीछे गई, मैं चिल्लाती रही, नहीं आया। वो कहता था, माँ मुझे बुला रही है, पर मैं उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। आज मेरी अपनी गलती के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। जानती हो लोग सब क्या कहते हैं गाँव वाले कि बुढ़िया पागल, बुढ़िया पागल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ कि मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरा बेटा नहीं आएगा। पर क्या करूँ, घर में मैं अकेली कैसे बैठूँ, अकेली कैसे बैठूँ? इसलिए मैं गाँव उसका नाम लेकर के भटकती रहती हूँ ताकि मेरे जुबान पर उसका नाम रहे। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, अंधी माँ, अंधी माँ, अंधी माँ, मैं पागल नहीं हूँ, अंधी माँ, अंधी माँ। कब बनना बेटे, कब बनना बेटे, कब बनना, मैंने जिस गलती को किया ही नहीं, आप लोग बोलिए मैं उसे कैसे मान लूं? बोलिए ना। देख लड़की, मैं तेरे सब बात मानते हैं, अब नहीं मानूंगा, सोच ले, नहीं तो देख कर। हाँ जा। मैं नागराज को ही छूकर कसम करती हूँ। हाँ? हाँ, मैं नागराज का ही दिव्य करूंगी, लोहे का दिव्य नहीं करूंगी। नागराज का? हाँ। देखिए, देखो पंच, हाँ, देखो दो बोल रही है, हाँ, दूसरा कौन है? हाँ, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। दूसरा ये नागराज और मेरा पति। नागराज? ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जब से शादी करके आई हूँ, आज तक इन हाथों से केवल दो को ही छुआ है, एक मेरा पति और एक ये नागराज। यदि मेरी बात ये झूठ हो तो ये नागराज मुझे यहीं डस ले और मैं यहीं मर जाऊँ। चमत्कार, चमत्कार, अति सुंदर, अति अत्यंत। तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, देवी हो, देवी।
हमारे मित्र थे। आप भी आ जाओ सनोज, आ जाओ, आप भी आ जाओ। चिंटू आप भी आ जाओ। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी पात्र हैं आपको अपना परिचय स्वयं दें। मैं रोबिन कुमार, मैं म्यूजिक देने का काम कर रहा था। मैं मनीष राज, लेखक के रूप में। नमस्कार, मैं कविता कुमारी अंधी माँ की रोल में। मैं हरिकिशोर ठाकुर अपर्णा के रोल में। नाग इम्तियाजुल हक डब्लू। मैं दिव्यांका भारद्वाज रानी के कैरेक्टर में। अवध कुमार ठाकुर। मैं राजेश ठाकुर कोरस। मैं मनोज कुमार कुत्ता की भूमिका में और ज्योति की भूमिका में। मैं दिलीप कुमार कोरस में। नमस्कार, मैं कुणाल भारती कपर्णा की भूमिका में। मैं सचिन कुमार। चिंटू कुमार। और इस नाटक का निर्देशन किया था हरिकिशोर ठाकुर ने। आमंत्रित करना चाहेंगे अमित दा को, दादा और आप और फयाजुल हक, श्याम जी आप भी आ जाएं। दीपक दा हमको दिख रहे हैं और परवेज दा, आप सब मिलके इन कलाकारों का सम्मान कर दीजिए। डॉक्टर रमन झा आप भी आ जाएं। आप लोग पहले आने वाले थे, आप बाद में आए हैं। कलाकारों का सम्मान आप सबों के माध्यम से हो। और विजय जी आप भी आ जाइए। अंग वस्त्र कलाकारों के लिए लाया जाए ताकि कलाकारों का सम्मान हो। लीजिए, एक तरफ से एक एक आदमी को देते जाइए ताकि लोग बढ़ते जाएं, सम्मान होता जाए लोगों का। और जो उपलब्ध हैं जरा सा तालियां बजा दें इन कलाकारों के लिए भाई। इसमें से कई कलाकार ऐसे हैं जो पहली बार मंच पर आए हैं और उन्होंने पहली बार मंच पे अपनी प्रस्तुति दी है। निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन अत्यंत आवश्यक है। डायरेक्टर का सम्मान सब मिल के कर दीजिए। आइए। हाँ, अब निर्देशक का सम्मान बचा हुआ है, सब मिलकर निर्देशक का सम्मान कर देंगे। और निर्देशक के सम्मान के लिए आप तमाम अग्रजों को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आएं और अब आता हूँ। आइए सब लोग मिलके निर्देशक का सम्मान कर दें। तो हाँ, रमन चंद्र वर्मा जो मेकअप में थे, आप भी कृपया मंच पे आ जाएं। हाँ हाँ, मेकअप में बिल्कुल मेकअप। तो हम तो मंच पर सब लोगों को बुला ही रहे थे, तो आपको तो आना चाहिए था। सिकंदर जी, आपने सेट डिज़ाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप भी आ जाएं। हाँ, रमन भैया का सम्मान हो। अमित दा आइए, रमन जी सामने आइए। सिकंदर भैया आइए। और इस पूरे आयोजन में जो मंच संचालन कर रहे थे सनोज वर्मा, हो गया रॉबिन, दीपक जी जो पूरे कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे थे, उनका स्वागत निर्देशक और तमाम अतिथि को द्वारा में आ चुका है। हम चाहेंगे कि निर्देशक अपनी बात आप सबों के साथ साझा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह की प्रस्तुति हो कर पाते हैं। और दर्शक थोड़ा कम बेस तो होता ही रहता है, लेकिन हम अपना 100% दें, ये हमारा रहता है हमेशा से कि हम अपना 100% दें। हमारा जो इंटेंशन हो वो पॉजिटिव हो। कितना मतलब क्या कहते हैं, अच्छा का कोई अंत नहीं है। मेरा एक प्रयास था और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निश्चित मैं दिन दोगुनी चार चौगुनी करके और आगे काम करूँगा और ऐसे ऐसे नाटक आपके बीच लाता रहूँगा। आप आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और झंटू दा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया आप भी मंच तक आएं, क्योंकि दिनकर कला भवन में बिना आपके किसी भी कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया ही नहीं जा सकता है। तो झंटू दा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया आप मंच पर आएं। पंकज कुमार झंटू दा। नहीं रहल बाद में उनका सम्मान उन्हें बाद में दे दिया जाएगा। और फिलहाल आज की इस प्रस्तुति के उपरांत आप तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपसे विदा लेते हैं, इजाज़त लेते हैं। हम अपनी नई प्रस्तुति के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, विदा।